औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद नवाज़ योर केमिस्ट्री टीचर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। If you remember, we have studied in previous lecture about the relative atomic mass and the atomic mass calculation। रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने ये पढ़ा था कि ये एलिमेंट्स के एटमों का मास होता है जिसको हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के एक एटम के 12वें हिस्से के वज़न के साथ। ठीक है, यानी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू द मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। सही, तो ये तो था रिलेटिव एटॉमिक मास। फिर हमने एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा था जो असल में स्टैंडर्ड होता है किसी भी एटम के वज़न को मालूम करने के लिए। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है ना, ये कार्बन 12 के एक एटम के 12वें हिस्से का जो वज़न होता है वो है एटॉमिक मास यूनिट। इंग्लिश में कैसे बोलोगे? एटॉमिक मास यूनिट इज़ द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। सही है ना। फिर हमने ये पढ़ा था कि भाई एटॉमिक मास यूनिट का वज़न क्या होगा ग्राम और केजी में। तो वो भी अगर आप लोगों को याद हो हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आई थी 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -24 ग्राम। ये तो ग्राम में था। फिर हमने केजी में मालूम करने के लिए इसको हमने डिवाइड किया था 1000 पे। ठीक है ना, ज़ाहिर है 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो ग्राम को जब केजी में कन्वर्ट करना चाहोगे तो फिर आप ग्राम्स को 1000 पे डिवाइड करोगे। तो जब हमने 1000 पे डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू ये आई थी 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -27 केजी। मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि प्रीवियस टॉपिक में और प्रीवियस वीडियो में हमने बिल्कुल डिटेल से ये कैलकुलेट किया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए मैं डिटेल में अभी नहीं जा रहा, सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ कि हमने पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट का कैलकुलेशन कि एक एटॉमिक मास यूनिट का वज़न केजी और ग्राम में मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे आएगी, ये हमने मालूम किया था और अभी भी थोड़ा बहुत इसको टच दे दिया। सो आवर टुडे टॉपिक इज़ द एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों आई, पहले तो हमने इसको पढ़ना है। एवरेज तो आप लोग जानते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें हो और उसकी मुख्तलिफ वैल्यू हो तो उसका एवरेज निकालने के लिए आप ये करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 चीज़ें हैं, उसकी वैल्यू मुख्तलिफ है तो उसको आप ऐड करते हो और 3 पे डिवाइड करके उसकी एवरेज आप मालूम करते हो। ठीक है, इसी तरह जो एलिमेंट है बेटा इसके आइसोटोप्स होते हैं मुख्तलिफ। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि भाई कार्बन जो एलिमेंट है इसके 3 आइसोटोप है। कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। सही है। इसी तरह क्लोरीन के हमारे पास 2 आइसोटोप है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो बेटा आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन का क्या है एवरेज क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है, तो आप लोग सोचेंगे कि क्लोरीन 35 बताओ या क्लोरीन 37 बताओ, ये तो 2 हैं। तो इस वक्त आपको ज़रूरत पड़ती है एवरेज एटॉमिक मास की। तो आप क्या करोगे, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का एवरेज निकालोगे और वो एवरेज आप उसको बताओगे कि भाई क्लोरीन एलिमेंट का ये एटॉमिक मास है। आप अलग अलग आइसोटोप का तो नहीं बता सकते ना, एवरेज बताओगे, यानी एज अ होल पूरे एलिमेंट का आप बताओगे। ठीक है, अच्छा। इसी तरह हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। ठीक है, प्रोटियम है उसका एटॉमिक मास है 1, ड्यूट्रियम है उसका एटॉमिक मास है 2, ट्रिटियम है उसका एटॉमिक मास है 3। और आपसे मैं पूछूं कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, तो आप मुझे बताएं कि भाई 1, कोई बताएगा कि नहीं 2 है, कोई बताएगा कि नहीं 3 है। तो असल में ये है कि भाई आप इन तीनों का एवरेज निकालो कि इसका एवरेज क्या है। वो एवरेज आप बताओगे कि भाई हाइड्रोजन का ये एटॉमिक मास है। पीरियोडिक टेबल में आपको जितने भी नज़र आते हैं उनमें जो मास नंबर है वो सारे के सारे एवरेज है। सही है ना। एवरेज एटॉमिक मास उन्होंने लिखा होता है, अलग अलग एलिमेंट का नहीं लिखा होता है, अलग अलग आइसोटोप का नहीं लिखा होता है। सही ना, एवरेज लिखा होता है। तो आज हम एवरेज एटॉमिक मास डिस्कस करेंगे। ज़रूरत की तो आपको पता चल गया है कि क्यों ज़रूरत पेश आई।
ड्यू टू डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। इस वजह से हम एवरेज निकालते हैं इसकी। इसका डिफिनीशन क्या होगा, इसको डिटेल से थोड़ा पढ़ते हैं। एवरेज एटॉमिक मास Average atomic mass is the weighted average of the atomic masses of the naturally occurring isotopes of an element। क्या मतलब, वही जो मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई जो एवरेज एटॉमिक मास होता है ना, ये एक एलिमेंट के जो मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, तो उनके मासेस का हम एवरेज निकालते हैं। वेटेड एवरेज यानी वज़न का जो एवरेज है वो निकालते हैं। किस तरह निकालते हैं ये देखें। ये एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। अगर दूसरा आइसोटोप है तो प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। तो बेटा ये है एवरेज एटॉमिक मास मालूम करने का फार्मूला। इसको ज़रा गौर से देखें। एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप यानी वो आइसोटोप जो पहला है, पहला का मतलब जिसका मास नंबर कम है, पहले वो लिखो और फिर उसका परसेंटेज भी साथ में उसके साथ मल्टीप्लाई करो कि ये नेचुरली कितना परसेंट पाया जाता है, ठीक है ना। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 100 पे डिवाइड करना है। ये पहले आइसोटोप के लिए हो गया है। अब दूसरा आइसोटोप अगर है तो प्लस लगाओगे एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। अगर दूसरा आइसोटोप है तो उसका एटॉमिक मास लिखो और उसका परसेंटेज लिखो कि नेचर में ये कितना पाया जाता है। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 100 पे डिवाइड कर लो। क्लियर। अगर तीसरा आइसोटोप है तो एटॉमिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। इनसे जब वैल्यू आएगी तो वो आपस में ऐड हो जाएगी और वो होगा आप लोगों का एवरेज एटॉमिक मास। एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे क्लोरीन। क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स। क्लोरीन के हमारे पास नेचर में 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। एक है बेटा क्लोरीन 35। याद रखिए ये जो हाइफन हम लगाते हैं ना, हाइफन, और इधर एलिमेंट का सिंबल और इधर एलिमेंट का मास, तो बेटा ये आइसोटोप को लिखने का तरीका है। किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप को लिखने का तरीका ये है कि पहला होगा एलिमेंट का सिंबल, फिर होगा हाइफन, फिर होगा उसका मास नंबर। और ये जो है ये 75% पाया जाता है नेचर में। अगर क्लोरीन गैस है आप लोगों के पास एक जार में बंद है, ठीक है, तो उसमें 75% ये वाला क्लोरीन होगा और 25% जो है ना वो क्लोरीन 37 होगा। क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है, तो क्या आप 35 बताओगे या आप 37 बताओगे? कौन सा बताओगे? कंफ्यूज हो गए ना। तो इस कंफ्यूजन को हल करने के लिए आइए हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। ये फार्मूला है। प्लस दूसरा आइसोटोप ही है ना, तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 37 ये दूसरा आइसोटोप है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। पुटिंग द वैल्यूज़, इसकी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज़ तो क्या होगा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 35, ये तो अपनी जगह पे आ गया, इसका मास नंबर है 35, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एबंडेंस तो वो ये है 75, वो हमने इधर पुट किया है, डिवाइडेड बाय 100 तो वो अपनी जगह पे आ गया है। प्लस तो ये प्लस हमने उठाया इधर लगा दिया है। 37 यानी मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, तो एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप है वो है 37, तो हमने 37 इधर लगा दिए, मल्टीप्लाई बाय, ये तो फार्मूले के साथ है ये वाला, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एबंडेंस तो वो ये है, जो 37 है ना क्लोरीन 37 ये 25% पाया जाता है, तो हमने ये परसेंट उठाया इधर लगा दिए, डिवाइडेड बाय 100 तो वो 100 अपनी जगह पे आ गया फार्मूले में। क्लियर हो गया है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले और 100 पे डिवाइड कर ले, तो इससे आपके पास बेटा वैल्यू आएगी ये
एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 26.25 प्लस 9.25, इसको ऐड करने से 35.5 AMU वैल्यू आएगी। दिस इज़ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अगर पीरियाडिक टेबल में आप देखना चाहते हो तो पेज नंबर 67 ओपन कर ले आप। पेज नंबर 67 में आपको ये पीरियाडिक टेबल आपको नज़र आएगी। बेटा इसमें अगर आप गौर से देखें, उम्मीद है कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये जो लिखा है ना ये है 35.453, यानी लगभग 35.5 के करीब है। तो ये जो क्लोरीन का मास इन्होंने लिखा है ना, ये एवरेज एटॉमिक मास लिखा है, सही है ना। सो इट शोज दैट इन द पीरियाडिक टेबल ऑल द मासेस ऑफ द एलिमेंट्स आर देयर एवरेज एटॉमिक मासेस। क्लियर है? तो ये था एवरेज एटॉमिक मास। आप लोग इस तरह करें कि आप लोग घर में एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लें, ठीक है, और वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिलेगी पेज नंबर 20 पर, ये वाला। नेचुरली अकरिंग गैलियम हमारे पास एलिमेंट है, कंसिस्ट ऑफ 60.108%। ये गैलियम 69, हमारे पास एक गैलियम का आइसोटोप है जिसका नाम है गैलियम 69। इसका परसेंटेज है 60.108% और उसका जो मास है विद मास ऑफ 68.9256 AMU। इसका मास ये है, गैलियम 69 का जो एक्चुअल मास है वो है 68.9256 AMU एंड 39.892% गैलियम 71। और ये जो दूसरा आइसोटोप है गैलियम 71, इसका परसेंटेज ये है और मास ये है 70.9247 AMU। क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ गैलियम का एवरेज एटॉमिक मास मालूम करो। जिस तरह मैंने मालूम किया था और आप लोगों को दिखाया वीडियो में, बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने भी इसको हल करना है। आप लोगों ने 69 की जगह पुट करना है 68.9256। ये भी गैलियम का मास है 69, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल है 68.9256। अगर आप लोगों ने 69 पुट किया तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन ये ज़रा स्पेसिफिक है, ज़रा प्रिसाइज वैल्यू है इसकी। अपनी जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 68.9256। अगर आप इसको राउंड करोगे तो 69 ही बनता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको अगर आप मालूम करोगे तो ये बेहतर है। फार्मूले में ये मास पुट करो। इस तरह गैलियम 71, इसका मास है 70.9247, ये वाला पुट करो और परसेंटेज ये है और इसका परसेंटेज ये है। तो आप आसानी से दोनों का एवरेज मालूम कर सकते हो। इसी तरह ये भी है, इधर देखो, आइसोटोप को लिखने का दूसरा तरीका ये है कि सिंबल लिखोगे एटॉमिक नंबर ऊपर मास नंबर, इधर सिंबल एटॉमिक नंबर मास नंबर, इधर सिंबल एटॉमिक नंबर मास नंबर, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है 10 10 10, मींस कि ये तीनों एक ही आइसोटोप है लेकिन मास डिफरेंट है 20 21 22। अब क्या करना है? नियान का ये है मास 20 है, 21 है या 22 मास है, ये तीनों नहीं है, तीनों का एवरेज निकालना होगा। एवरेज एटॉमिक मास तीनों का निकालोगे, जो वैल्यू आएगी वो होगी उसका, वो वैल्यू होगी उसकी एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर हो गया? ये दोनों आप खुद घर में इस पर प्रैक्टिस कर लें, वीडियो में आप देख सकते हैं। अच्छा, नाउ आवर सेकंड टॉपिक फॉर टुडे इज द केमिकल फार्मूला। व्हाट इज केमिकल फार्मूला? ठीक है, ये इट इज़ एन एब्रीविएशन यूज फॉर द फुल नेम ऑफ अ केमिकल कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। आप सिंबल की हेल्प लेते हुए जब पूरे कंपाउंड का फार्मूला लिखते हो, सही है ना, शॉर्ट हैंड फार्मूला अगर आप लिखते हो किसी भी केमिकल का, तो उसको हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स के ज़रिए जब आप रिप्रेजेंट करोगे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट्स को, ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो है ना ये कंपाउंड का छोटा यूनिट होता है। अच्छा, तो किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसको आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करोगे रेशो के साथ, तो वो होगा हमारे पास केमिकल फार्मूला। क्लियर हो गया है? केमिकल फार्मूला हमारे पास दो किस्म की चीज़ें शो करते हैं। एक तो ये टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है, यानी एलिमेंट्स या एटम्स, किन किन किस्म के टाइप्स की जो है एटम्स है या एलिमेंट्स है कंपाउंड के अंदर, वो आपको शो करता है। दूसरा आपको रेशो के बारे में बताता है कि हर एलिमेंट के कितने कितने एटम्स आपस में कंबाइन हुए हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम नाइट्रेट है, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है? हमारे पास इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, सोडियम,
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये फार्मूले से पता चल गया है, नेम से पता नहीं चलता। सोडियम नाइट्रेट क्या मतलब, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमें कोई पता नहीं चलता, फार्मूले से हमें अंदाज़ा होता है। एक सोडियम है, एक नाइट्रोजन है और 3 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, सही है ना। और ये जो रेशो है 1:1:3, ऑक्सीजन 3, नाइट्रोजन 1, सोडियम 1, तो ये भी हमारे पास केमिकल फार्मूले से पता चलता है। ग्लूकोज का देखो 6H12 और 6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज नेम से पता चलता है कि इसके अंदर कितने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, बिल्कुल नहीं, फार्मूले से पता चलता है। यस, कार्बन कितने हैं 6 है, हाइड्रोजन कितने हैं 12, ऑक्सीजन 6, यानी 6:12:6, ये हो गया ग्लूकोज का रेशो। और कितने एलिमेंट्स होते हैं ग्लूकोज में, 3 एलिमेंट्स, कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो दिस इज़ द केमिकल फार्मूला। हमारे पास केमिकल फार्मूले के टाइप्स भी है, 2 टाइप्स है, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइए इसको पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं बेटा। एम्पेरिकल फार्मूला किसे कहते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। एम्पेरिकल फार्मूला, द सिंपलेस्ट फार्मूला विच शोज the smallest whole number ratio of the atoms of the different elements present in a compound। एक कंपाउंड के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स है, उसका जो सिंपलेस्ट रेशो होगा वो सिर्फ शो करता है, बाकी जो एलिमेंट्स के सैम्पल है वो बरकरार होंगे। मिसाल के तौर पर बेंजीन है, इसमें देखिए C6H6, ये इसका अपना फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है। इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, वो होगा CH। कैसे, अब इसका सिंपल रेशो निकालो। अब ये देखो 6 का सिंपल रेशो देखो, 6:6। इसको अगर मैं 6 पे डिवाइड कर लूँ दोनों को, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1:1। ये रेशो आ गया है। तो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, दिस इज़ द सिंपलेस्ट रेशो एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला विच इज़ कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। What does empirical formula show? Empirical formula shows the smallest whole number ratio of the atoms of the different elements present in a compound. Clear? Now what is molecular formula? This is the another formula. This is the another chemical formula, and it is defined that the chemical formula which shows the actual number of atoms of the different elements present in one molecule of that compound। एक कंपाउंड का, एक मॉलिक्यूल का अगर आप फार्मूला लिखोगे और उसमें आप एक्चुअल नंबर जो एटम्स की है, एटमों की है, वो आप उसमें शो करो, तो वो होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी जो एक्चुअल फार्मूला होता है, जो सही फार्मूला होता है, जिसमें एटमों की रेशो कंप्लीट हो, सिंपल रेशो नहीं हो, जो एटम्स है वो सारे उसमें डिस्कस किए गए हो, तो वो होगा हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। जस्ट फॉर एग्जांपल बेंजीन का फार्मूला है C6H6। अगर आप इसमें देखें तो आपको कार्बन के बारे में एक्चुअल बताएंगे कि कार्बन के 6 एटम्स होंगे और हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स होंगे बेंजीन के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये बेंजीन के एक मॉलिक्यूल का आपके के बारे में आपको जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है वो शो करता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, द केमिकल फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। ये वो फार्मूला है जो कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर एटमों की जो सही तादाद है वो आपको बताती हो। तो इस किस्म के फार्मूले को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का तरीका, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन एम्पेरिकल फार्मूला। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर बेंजीन का पता है, बेंजीन का अगर, चलो बेंजीन छोड़ दो, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है CH6O। बेटा ये बेंजीन का ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है, सादा फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला जो सिंपल रेशो शो करता है। इसका मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करता हूँ। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन, और एन आपको फॉर एग्जांपल गिवन है कि भाई एन इसका है 6। क्या है, एन इज 6, तो 6 पुट कर लो। और ये एम्पेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का क्या है, CH6O। इसको ब्रैकेट में बंद करो। अब इस 6 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा C6O, ये 6 1 जा 6, तो 6 आ गया। सॉरी ये H2O है, अच्छा CH2O, सॉरी फॉर देट।
अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 ज़ा 12, और 6 को ऑक्सीजन का एक साथ 1 होता है तो 6 1 ज़ा 6 O6। तो ये ग्लूकोज का आपके पास क्या आ गया है, मालिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। क्लियर। एम्पिरिकल फार्मूला क्या था, CH2O, किस चीज़ का, ग्लूकोज का। ये एम्पिरिकल फार्मूला है। क्लियर। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। ठीक है, इसको आप बार बार इस वीडियो को आप पढ़ें, इसको देखें और उसमें जो चीज़ें हैं वो आप लोग घर में पढ़ें, तो इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।